नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे काका, मेरे अम्मा बाबूजी कहाँ हैं? आए तो इसी गांव में थे, पर मुझे तो कहीं दिख नहीं रहे और अपना घर तो रहा नहीं जो वहाँ चलकर देखूं। आप बता सकते हैं क्या? राहुल ने अपने गांव के एक बुजुर्ग मोहन से पूछा। वाह रे बेटा, भगवान किसी को तेरी जैसी औलाद ना दे। अरे हमारे भी बच्चे हैं, पर भगवान का शुक्र है कि कोई तुम जैसा एहसान फरामोश नहीं है। उस बुजुर्ग ने कहा, काका जानता हूँ मेरी गलती है, पर बताओ तो सही, कहाँ गए मेरे अम्मा बाबूजी? राहुल ने पूछा। क्यों रे, तू तो शायद बस से ही इस गांव में आया होगा ना, फिर ना देखा उन्हें वहाँ? जा यहाँ से और मेरा दिमाग मत खा। तू जैसे इंसान से मुझे बात ही नहीं करनी है। उस बुजुर्ग ने यह कहकर वहाँ से चला गया, पर उस बुजुर्ग की बातें राहुल के दिमाग में बार बार चलने लगी। क्यों काका ने कहा कि अम्मा बाबूजी को मैंने बस स्टैंड पर नहीं देखा, इसका मतलब क्या वह वहीं थे? यह सोचते हुए राहुल भागा भागा वापस बस स्टैंड गया। राहुल बस स्टैंड पर आ तो गया, पर इतनी भीड़ में उसे अपने अम्मा बाबूजी कहीं नहीं दिख रहे थे। अचानक ही उसकी नज़र एक बूढ़े भिखारी पर गई, जो लड़खड़ाता हुआ हर किसी के पांव पर गिड़गिड़ा रहा था और इशारे से खाना मांग रहा था। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। शायद वह गाड़ी रोज ही आकर इन गरीबों को खाना खिलाती थी। तभी तो उस गाड़ी के आते ही सारे भिखारियों ने उस पर ऐसे भीड़ लगा दिए मानो गुड़ में चींटियाँ हो। राहुल दूर खड़ा देख रहा था उस भिखारी को ही। वह भीड़ में घुस नहीं पा रहा था। वह बेचारा कमज़ोर बूढ़ा बार बार भीड़ में घुसता, पर ज़्यादा देर तक उस भीड़ में टिक नहीं पाता। पर वह दोबारा फिर भीड़ में घुसता। शायद उसकी भूख भीड़ से ज़्यादा परेशान कर रही थी उसे। उस गाड़ी से एक आदमी बाहर निकला, सबको खाने का पैकेट देने लगा। 1000 बार कोशिश करने पर भी उस बूढ़े के हाथ एक पैकेट भी नहीं लग रहा था, पर वह हार मानने वालों में से नहीं था। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी कि तभी वह बूढ़ा नीचे गिर गया। भीड़ इतनी थी कि उसे दोबारा उठने नहीं दे रही थी और अंत में वह गाड़ी वहाँ से चली गई, पर उस बूढ़े के हाथ एक भी पैकेट नहीं लगी। वह जमीन में पड़ा धूल में सना बिलख बिलख कर रोने लगा। राहुल यह सब देखकर दौड़कर उसके पास गया और कहा, आप रोइए मत, मैं आपको खाना दूंगा, चलिए मेरे साथ। राहुल ने कहा, पर जैसे ही राहुल उस बूढ़े को गौर से देखा, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वही उसके बाबूजी दिनेश लाल थे। आज उनकी ऐसी दशा थी कि राहुल भी उन्हें पहचान ना सका। दाढ़ी से पूरा चेहरा ढका, कमज़ोर मैला कुचैला कुर्ता ऊपर से फटा हुआ। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। दिनेश लाल को पहचानते ही राहुल रोते हुए उन्हें गले लगाकर कहता है, बाबूजी, आखिर आप मुझे मिल ही गए। अम्मा कहाँ है? चल हट, अब क्या लेने आया है? या फिर यह देखने आया है कि हम मर गए हैं या जिंदा हैं? दिनेश लाल ने राहुल को अपने से अलग करते हुए कहा, बाबूजी, आपका गुस्सा जायज़ है, पर सच में मुझे आप लोगों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर मुझे पता होता ना, तो मैं पहले ही आकर सब ठीक कर देता। राहुल ने कहा, अच्छा, तो तुझे कुछ नहीं पता था?
तू क्या हमें बेवकूफ़ समझता है? चलो मान लिया, पर हमें यहाँ आए लगभग 3-4 महीने हो गए और तुझे अब पता चला हमारे बारे में, तो क्या इन दिनों तक घर पर फ़ोन नहीं करता था या फिर हमारे बारे में पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं करता था? दिनेश लाल ने कहा, बाबूजी, नेहा ने यहाँ भी अपनी चाल चली। उसने कहा, आप लोग गांव चले गए हैं। मेरे पूछने पर कि हमारा गांव वाला मकान तो बिक चुका, फिर वह कहाँ गए? तो इस पर उसने कहा, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो उन्हें गांव की शुद्ध हवा में जाने का मन था, तो किराए का घर लेकर मैंने उन दोनों को कुछ दिनों के लिए गांव भेज दिया। और उसने यह भी कहा कि आपका दोस्त मोहन काका के यहाँ ही आप किराए पर हैं, और मुझे उसकी बात पर शक भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मोहन काका अपना मकान हमेशा से ही किराए पर चढ़ाते आए हैं। राहुल ने कहा। दिनेश लाल थोड़ा ठंडा होकर कहते हैं, तो तू अब यहाँ क्या करने आया है, यह बताओ पहले। बाबूजी, आप लोगों के साथ जो भी हुआ उसकी पूरी दास्तान मुझे जाननी है। फिर मैं नेहा और उसकी माँ को सबक सिखाऊंगा। अच्छा भला आप लोगों को नेहा के पास छोड़कर मैं विदेश चला गया था। मुझे कहाँ पता था कि मैं आप लोगों को ऐसी हालत में देखूंगा। बाबूजी, सबसे पहले मुझे अम्मा से मिलना है। अम्मा कहाँ है? राहुल ने कहा। फिर दिनेश लाल राहुल को लेकर बबीता जी के पास गए। बबीता जी एक फटी साड़ी पहने एक फटे चादर पर बैठी एक बासी ब्रेड को तोड़कर दिनेश लाल जी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने राहुल को देखा, वह लड़खड़ाती खड़ी हुई और कहा, क्यों जी, अब क्या यह हमारी हालत देखने आया है? ले देख, खाना है यह पाव, ले खा। अम्मा, माफ़ कर दो अपने इस नालायक बेटे को, जो अपनी पत्नी की बातों पर आंखें बंद कर भरोसा करता गया। पर अम्मा, कसम खाता हूँ, आप लोगों की हर एक तकलीफ़ का अब हिसाब होगा, राहुल ने कहा। फिर राहुल अपने माता पिता को लेकर चला जाता है और वह उन्हें अपने ही शहर में किसी दूसरे फ्लैट में रखता है, जो कि उसने कुछ दिनों पहले ही खरीदा था, क्योंकि जिस फ्लैट में अभी उसका परिवार रहता था वह काफ़ी छोटा था। इसलिए उसने एक बड़ा फ्लैट लिया और यह बात वह सबको अपने लौटने पर बताकर सबको चौंकाना चाहता था, पर वापस आने पर वह खुद ही चौंक गया। खैर, उस फ्लैट में राहुल अपने माता पिता से पूछता है, अम्मा, बाबूजी, आप लोग मेरे जाने के बाद से पूरी कहानी मुझे बताइए, ताकि मुझे भी तो पूरी कहानी बताइए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि नेहा ने और क्या क्या छुपाया मुझसे। बेटा, क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ? तेरे जाने के बाद कुछ महीने तो सब ठीक रहा। बहू का व्यवहार इतना अच्छा था कि हम तो खुद को बड़े खुशनसीब समझ रहे थे, पर हमें क्या पता था यह सब तो हमें बस भ्रमित करने के लिए है। बबीता जी ने कहा, बेटा, शायद उसके इरादे पहले से ही तय थे। उसे किसी भी हाल में हमें उस घर से नहीं चाहिए थे। उसका रवैया एकदम से तब बदला जब उसे यह पता चला कि तू अभी साल भर के पहले भारत नहीं आएगा। दिनेश लाल ने कहा, एक रोज़ हम सुबह उठे तो बहू पूरे घर में कहीं नहीं मिली। हमने इधर उधर देखा पर वह कहीं नहीं थी। हमारे पास जो फ़ोन था उससे फ़ोन लगाया, पर हमारे कई बार कॉल करने पर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। काफ़ी देर बाद वह आई, साथ में एक बड़ा बैग लेकर। हम उसे हैरानी से देख रहे थे।
इससे पहले हम मुझसे कुछ पूछ पाते, वह हमसे कहती है, मम्मी जी, पापा जी, आप लोग आज से हॉल में ही रहेंगे। इसी कालीन पर सो जाना और अपने सामान स्टोर रूम में रख दो। मेरी माँ आई है और वह अब से यहीं रहेगी। क्या हम यहाँ रहेंगे? तुम्हारी माँ तो कुछ दिनों के लिए आई होगी ना। तो ये काम करते हैं, बबीता और समधन जी अंदर कमरे में सो लेंगी, मैं यहाँ हॉल के सोफे में सो जाऊँगा। दिनेश लाल ने कहा, मैंने कब कहा कि मेरी माँ कुछ दिनों के लिए आई है? वह अब यहीं रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। आप लोगों से जितना कहा है बस उतना ही कीजिए। नेहा ने कहा, क्या राहुल को पता है यह सब? बहू, आप जरा राहुल को फ़ोन लगाइए ना। यह सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बबीता जी ने कहा, क्या हर बात पर राहुल को बताना? वह वहाँ काम करने गए हैं, कोई घूमने नहीं। जो बात बात पर राहुल को फ़ोन लगाओ। और वैसे भी उनको सब बताया है मैंने, और उन्होंने ही मुझे यह सुझाव दिया। नेहा ने कहा, बहू के ऐसा कहते ही हमने तुझे फ़ोन किया था, पर 1 मिनट उस वक्त तूने भी फ़ोन पर बहू के हाँ में हाँ मिलाया था। फिर अब तू कैसे कह रहा है कि तुझे कुछ पता नहीं था? दिनेश लाल ने कहा, बाऊजी, नेहा ने भी यहाँ पहले ही अपनी चाल चल रखी थी। हुआ यूँ था कि अभी आपने कहा ना कि वह सुबह से ही घर से गायब थी। उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उसकी माँ को उसके भैया भाभी ने घर से निकाल दिया है, इसलिए वह उन्हें लेने और अपने यहाँ रखने का सोच रही है। फिर उसने कहा कि अगर मम्मी जी, पापा जी आपसे पूछे तो आप उन्हें बता देना कि आपको मेरी माँ के यहाँ रहने के बारे में पता है। और आपने भी मुझे फ़ोन पर बस इतना पूछा कि बहू की माँ क्या यहाँ रहेगी हमेशा, इसलिए मैंने भी हाँ कह दिया। आपने अगर मुझे तभी पूरी बात बता दी होती कि आप लोगों को नेहा के यूँ कमरे से निकाल रही है, तो उस समय ही मुझे सब पता चल जाना था। अच्छा, अब समझा वह हमारी बातों के बीच में ही खेलती रही। उसे पता होता था कि तू कब हमसे क्या बात करेगा, और उस हिसाब से वह अपनी बात तैयार रख लेती थी। दिनेश लाल ने कहा, पर बाऊजी, आप लोगों ने भी कभी मुझे अलग से फ़ोन कर नेहा के बारे में क्यों नहीं बताया? आप यहाँ गांव में आने के बाद भी तो मुझे बता सकते थे ना। राहुल ने कहा, कैसे बताते बेटा? 2-3 बार तुझसे बात करने से हमें ऐसा लगा कि तू अब बदल गया है और बहू की तरफ हो गया है। तो क्या फ़ायदा तेरे सामने अपना दुखड़ा रोने का? क्योंकि यहाँ रहने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था, और यहाँ के मालकिन बहू की सुनकर ही रहना पड़ेगा। पर अब समझ आ रहा है कि हमने तुझसे बात ना कर कितनी बड़ी गलती की। बबीता जी ने कहा। फिर दिनेश लाल कहते हैं, एक बार तो मैं गुस्से में तुझे फ़ोन लगा रहा था, क्योंकि बहू ने हमसे कहा कि उसने हमारा ठेका नहीं ले रखा है, क्योंकि तेरी माँ बीमार थी और मैं उसकी सेवा में लगा था। वैसे तो घर के पूरे काम का जिम्मा तेरी माँ पर ही था। तो उस दिन बहू ने आकर कहा कि मेरे मामा जी आ रहे हैं, मम्मी जी आज खाना अच्छा बनाइएगा। तो उस पर मैंने कहा, क्या तुझे दिख नहीं रहा यह बीमार है? कहा तुझे इसकी सेवा करनी चाहिए और तू उल्टा इसे काम बता रही है। तो इस पर उसकी माँ ने कहा, बीमारी के लिए दवाई भी बोलकर कोई चीज़ आती है। यहाँ बैठकर समधन जी की निगरानी करने से बेहतर होगा कि आप जाकर इनके लिए दवाई ले आइए, क्योंकि दवाई खा लेगी तो राहत मिलेगी और काम करने में भी मन लगेगा।
वरना तबीयत ठीक नहीं होगी तो काम करने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और काम तो हर हाल में करना ही पड़ेगा। क्यों भाई, ऐसा किसने कहा कि आपकी तबीयत जैसी भी हो काम तो करना ही पड़ेगा? यह नहीं करेगी आज काम, मैंने गुस्से में कहा। तो बहू ने तुरंत तुझे फ़ोन लगाया और फिर तूने भी तब बहू के हाँ में हाँ मिलाया। दिनेश लाल ने कहा, बाबूजी, मैंने कहा ना, उसे सब पता होता था। वह जानबूझकर ऐसे ही बातें आप लोगों के सामने छेड़ती थी, जिसके बारे में वह मुझसे पहले ही बात कर रखी होती थी। उस दिन उसने मुझे कहा कि अम्मा को डॉक्टर से ने सुबह शाम वॉक के लिए कहा है, पर अम्मा नहीं चलती और इसीलिए बार बार बीमार पड़ जाती है। अगर बाबूजी आपसे पूछे कि क्या आप भी वही चाहते हैं तो आप हाँ कह देना, क्योंकि बिना कड़ाई के मम्मी जी कहाँ सुनेगी। राहुल ने कहा, और हम तुझे फ़ोन इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमें लगता था कि तू तो जोरू का गुलाम बन गया है, तो अब हमारी बात कहाँ सुनेगा या समझेगा। बबीता जी ने कहा, इसका मतलब बबीता, उस दिन भी बहू ने राहुल के कंधे पर ही बंदूक रखकर चलाई थी और हमारी यह दशा हो गई। दिनेश लाल ने कहा, हाँ बाबूजी, मुझे वह बात बताइए, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? राहुल ने पूछा, बेटा, तेरे साथ वह छोटी मोटी घटनाओं पर बात करवाकर बहू ने हमारे मन में तेरे प्रति नफरत भर दी, ताकि वह इस बड़ी घटना को अंजाम दे सके। क्योंकि हम पहले से तेरे बारे में जानते थे, तो फिर तुझसे पूछने का सवाल ही नहीं उठता था। क्या खूब चाल चली है बहू ने, दिनेश लाल ने कहा। फिर बबीता जी कहती है, बेटा, समधन का उस घर में जाकर रहना, हम पर अत्याचार करना, यह सब कुछ उनकी पहले से बनाई गई योजना थी, जो हमें अब समझ आ रही है। एक रोज़ घर पर काफ़ी लोग आए हुए थे। बहू तो कभी किसी से हमें मिलवाने की सोचती नहीं थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मुझे बस रसोई में 12 लोगों का खाना बनाना है, और क्या बनाना है यह बात कहकर बहू चली गई। तेरे बाबूजी को बाजार भेज दिया सामान लाने, और मैं रसोई में अकेले हर काम को संभालती रही। यहाँ तक कि जब सब खाने बैठे, तेरे बाबूजी और मुझे परोसने को कहा। बहू ने सब वहाँ मज़े से ठहाके लगाकर हमारे बारे में कानाफूसी करते और खाना खाते। समधन भी मुझे यह दो वह दो करके हुक्म देती। काफ़ी देर यह सब करने पर भी तेरे बाबूजी का गुस्सा तब उबल पड़ा जब समधन ने अपना जूठा पानी तेरे बाबूजी के मुंह पर दे मारा, क्योंकि वह सही से परोस नहीं रहे थे। तेरे बाबूजी ने भी गुस्से में आकर अपने हाथ में थामे दाल की कटोरी समधन पर उड़ेल दिया, तो इस पर बहू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शायद उनका यही इरादा था, हमें उकसाने का। फिर वहां मौजूद सभी खड़े हो गए। समधन जी ने कहा, बेटा, दामाद जी ने जो कहा वह करना, निकाल इन भिखमंगे को इस घर से। वह तो कब से कह रहे हैं, पर तू ही है इन पर तरस खाए बैठी है। देखा आज इनकी हरकत, आज मेरे ऊपर ठंडी दाल फेंकी है, क्या पता कल को गरम दाल ही फेंक दे मुझ पर या तुझे जला दे। जब उनके बेटे ने ही इन्हें घर से निकलने को कहा, तो तू क्यों इनसे मोह रखती है? हाँ, सच कहा माँ, इन्हें तो मैं आज ही घर से धक्के मार कर निकालती हूँ। इनकी इतनी हिम्मत! अरे इन पर तरस खाकर मैंने इन्हें यहाँ रहने दिया, और यह है जो मेरी इस एहसान का बदला ऐसे ले रहे हैं। आप दोनों अपना सामान समेटिए और निकलिए इस घर से। चाहे तो अपने बेटे को फ़ोन कर सकते हैं, पर मैं जानती हूँ वह तो मुझे ही डांटेंगे कि इनको मैंने पहले ही क्यों नहीं निकाला। बेटा, उस दिन भरी दोपहरी बिना खाए हम घर से निकल दिए गए। हम और कहाँ जाते? हम अपने गांव आ गए, पर घर तो अब था नहीं। कुछ दिन तो मोहन काका ने हमें आश्रय दिया,
फिर उनके घर में भी हमारी वजह से कलह होने लगी। आखिर कौन किसको कितने दिन रखेगा भला। फिर हमारे पास यहाँ आकर भीख मांगने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। पर मोहन अभी भी हमारी काफ़ी मदद करता है, बबीता जी ने कहा। पर बेटा, जब तुझे तब तक कुछ पता नहीं था तो अब कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? दिनेश लाल ने कहा। बाबूजी, आप लोगों को घर से निकलने के बाद नेहा ने मुझसे कहा कि आप लोग अपने गांव चले गए हैं, और फिर मैं जब उनसे गांव का नंबर मांगा तो उसने कहा कि आप गांव वाले साथ तीर्थ पर गए हैं, और तब आपका फ़ोन नंबर लग भी नहीं रहा था। शक तो मुझे तभी हो गया, क्योंकि तीर्थ पर अगर आप सचमुच जाते तो एक बार मुझे ज़रूर बताते। बिना बताए अचानक नहीं जाते, और इसीलिए दाल में कुछ काला जानकर मैं घर वापस आया, बिना किसी को कुछ बताए। मेरे पास घर की चाबी तो थी ही, जिसके सहारे मैं घर के अंदर चला गया तो वहाँ कमरे में माँ बेटी बैठी सारी बातें कर रही थी, और वह मैंने सुन लिया। जहाँ मेरी सासू माँ कह रही थी कि नेहा, उस बूढ़े बुढ़िया को यहाँ से निकाल तो दिया, पर एक बार पता तो करती कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, और कहीं उन्होंने दामाद जी को कुछ बता दिया तो। माँ, वह अपने बेटे से इतना नाराज़ है कि वह कभी उन्हें फ़ोन करने का सोच भी नहीं सकते। इस बात से निश्चिंत रहिए, और अभी उनके आने में भी काफ़ी समय है। तब तक वह बूढ़े बुढ़िया ऊपर चले जाएंगे। गरीबी में भला कितने दिन जिएंगे, नेहा ने कहा। पर जब दामाद जी पूछेंगे उनके बारे में तब क्या बताओगी उन्हें? नेहा की माँ ने कहा। माँ, वैसे जब तक वह यहाँ भारत आएंगे तब तक कुछ और सोच लेंगे, और क्या। वैसे अभी वह बूढ़े बुढ़िया अपने गांव गए हैं, ऐसा पता चला, नेहा ने कहा। मैं नेहा की बात सुनकर उल्टे पांव वहाँ से निकलकर सीधा यहाँ आ गया। सोचा पहले आप लोगों को ले लूँ, फिर उन लोगों को उनकी असली औकात दिखाऊंगा। अब आप लोग देखना मैं कैसे उस माँ बेटी को मज़ा चखाता हूँ, राहुल ने कहा। अगले दिन राहुल नेहा के सामने हाजिर हो जाता है। नेहा राहुल को देखते ही हैरान हो जाती है, जिस पर राहुल कहता है, नेहा, एक खुशखबरी है, अब मैं तुम्हें भी अपने साथ विदेश ले चलूँगा। तुम्हारा वीज़ा बन गया है, परसों ही निकलेंगे। अब अम्मा बाबूजी तो तीर्थ पर चले गए हैं, और उनका तो अभी यहाँ आना होगा नहीं, और जब आएंगे तो मैं उनसे बात करके उनका यहीं रहने का इंतज़ाम करा दूँगा। इस बात से नेहा बहुत खुश हो जाती है, और वह खुशी के मारे नाचने लगती है, जिस पर उसकी माँ कहती है, पर बेटा मेरा क्या होगा फिर? देखो माँ, इतने दिन तो मैंने आपको रख लिया, अब आप जाओ भैया के पास। कोई बेटी के घर इतने दिन रहता है क्या? उनसे माफ़ी मांग लो। आपके चलते मैं अपना विदेश जाना तो छोड़ नहीं सकती। पता है कितने लोग तरसते हैं वहाँ जाने के लिए। नेहा के ऐसा कहते ही उसकी माँ हैरान हो गई, और नेहा ने उन्हें अगले ही दिन विदा कर दिया। नेहा खुशी खुशी अपनी तैयारी में जुट गई। जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी, राहुल वह फ़्लाइट में बैठते ही राहुल उससे कहता है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। फिर फ़्लाइट उड़ने का समय हो गया, पर वह नहीं लौटा। नेहा घबराते हुए अपने बैग से अपना फ़ोन निकालकर राहुल को फ़ोन लगाना चाहती थी, तो एक कागज़ उसके हाथ लग गई। जब नेहा उस कागज़ को खोलकर देखती है तो उसमें लिखा होता है, जाओ मज़े करो अकेले विदेश में। अब तुम्हें पता चलेगा बिना किसी सहारे के किसी को अकेला छोड़ देने पर क्या होता है। तुमने मेरे अम्मा बाबू जी को घर से निकाला था ना, और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अब तुम भी भीख मांगना विदेश में, और जब भीख मांगकर पैसे इकट्ठे हो जाए, आ जाना वापस मेरे पास। तब मेरा मन होगा तो मैं तुम्हें रख लूँगा। जब तक यह पढ़कर नेहा ख़त्म करती, फ्लाइट भी उड़ चुकी थी। उसे तो मानो सन्नाटा मार गया।
उसकी फ्लाइट उड़ी थी या जान, यह तो अब नेहा का दिल ही जानता था। नेहा को बहुत मन था कि वह विदेश में जाकर रहे, इसलिए अपनी सास ससुर से छुटकारा पाना चाहती थी। नेहा विदेश जाने के लिए अपनी माँ को भी छोड़ दिया तो अपने सास ससुर के कहाँ से हो सकती थी। वहाँ नेहा विदेश में दर दर की ठोकरें खाते फिर रही है। समय बीता। एक रोज नेहा भारत लौटी और राहुल के कदमों में गिड़गिड़ाते हुए बोली, राहुल मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद से मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगी। नेहा, तुम्हें भले ही माँ बाबूजी माफ़ कर देंगे, पर मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। और मजबूरन नेहा को वहाँ से लौटना पड़ा। दोस्तों, कहानी पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।